नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान पर। और भारत के संविधान के अंतर्गत दोस्तों, हम लोग मूल अधिकार पर बातचीत कर रहे हैं। और मूल अधिकारों का दोस्तों, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। और इस टॉपिक में दोस्तों, हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से आगे की बातचीत, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और उसके आगे की बातचीत करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के मूल अधिकार का तीसरा टॉपिक दोस्तों। और इसमें दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 क्या है दोस्तों? जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 25 दोस्तों, अंतःकरण धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो धर्म को क्या है दोस्तों? अवैध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, अबाध रूप से दोस्तों धर्म को अबाध रूप से मानने की तथा प्रचार करने की क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता इसमें शामिल है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है दोस्तों? कि अंतःकरण से धर्म को अबाध रूप से दोस्तों, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी, अबाध रूप से मानने और उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की दोस्तों स्वतंत्रता होगी। आगे है दोस्तों, संविधान सभा में राजकुमारी अमृत कौर ने चिंता व्यक्त की थी। संविधान सभा की दोस्तों महिला सदस्य राजकुमारी अमृत कौर ने चिंता व्यक्त की थी कि इससे धर्म से जुड़ी कुरीतियों को बढ़ावा मिलेगा। यदि हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को दे देंगे नागरिकों को, तो इससे क्या होगा दोस्तों? धर्म से जुड़ी जो कुरीतियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, उदारवादी सदस्य भी इससे सहमत थे। और क्या था दोस्तों? उनके जो विचार थे अमृत कौर जी के, तो उनके विचारों से जो उदारवादी सदस्य थे वो भी सहमत थे, परंतु वे इसे मूल अधिकार के रूप में नागरिकों को देना चाहते थे। इसलिए इसे एक सापेक्ष अधिकार बनाया गया। इसलिए इसको क्या बनाया गया दोस्तों? एक सापेक्ष अधिकार बनाया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, धार्मिक अधिकार के नाम पर लोक व्यवस्था, सदाचार एवं व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो जो धार्मिक अधिकार है दोस्तों, उसके नाम पर लोक व्यवस्था और सदाचार से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सामाजिक सुधार को धार्मिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। और क्या है दोस्तों? यदि कोई सामाजिक सुधार होना है तो उसको धर्म के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। हिंदू मंदिरों को क्या है दोस्तों? हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। ठीक है दोस्तों। और धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होगा। और क्या है दोस्तों? धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होगा। और दोस्तों, यद्यपि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है, जो राज्य को इस बात की अनुमति देता है। तो दोस्तों, धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होगा। किसका नियंत्रण होगा दोस्तों? राज्य का नियंत्रण होगा। और यद्यपि दोस्तों यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है, जो राज्य को इस बात की अनुमति प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, धार्मिक आचरण से संबंधित
संबंधित दोस्तों इस जो है तो अनुच्छेद में दोस्तों सीधा आर्थिक आर्थिक दोस्तों वृत्तीय और राजनीतिक या अन्य क्या है दोस्तों सभी तरह के क्रियाकलापों का विनियमन या निर्बंधन राज्य करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। आगे देख लेते हैं। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और क्या है दोस्तों अनुभवों के लिए खोलना, सभी वर्गों और क्या है दोस्तों सभी के लिए क्या करना, खोलना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 25 में 2 व्यवस्थाएं भी दी गई हैं। पहला कृपाण धारण करना और साथ लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। क्या है दोस्तों अनुच्छेद 25 में 2 व्यवस्थाएं और कर दी गई हैं कि जो कृपाण धारण करना और उसको साथ लेकर के चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। तो कृपाण धारण करना और साथ लेकर के चलना सिख धर्म के मानने का अंग माना जाएगा। और दूसरा दोस्तों इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। और इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, इस संदर्भ में दोस्तों हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। धर्म परिवर्तन दोस्तों संविधान में न तो धर्म परिवर्तन का उल्लेख है और न ही इस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का उल्लेख है, लेकिन प्रावधानों से ऐसा प्रतीत होता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता से कोई व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन भी कर सकता है। क्या है दोस्तों धर्म परिवर्तन संविधान में न तो धर्म परिवर्तन के बारे में बताया गया है और न ही इस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रावधान जो है दोस्तों संविधान में उससे ऐसा लगता है दोस्तों कि अंतःकरण की स्वतंत्रता से कोई व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन भी कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के दोस्तों अंदर से है ना उसको लगता है, उसकी अंतरात्मा से उसको लगता है कि वो जो है तो इस धर्म में ठीक नहीं है, दूसरा धर्म वो अपनाए, तो वो उसमें परिवर्तन भी अपने धर्म में क्या कर सकता है दोस्तों, परिवर्तन भी कर सकता है। ऐसा जो है तो प्रावधानों से प्रतीत होता है, जबकि संविधान में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 70 के दशक में उड़ीसा, मध्य प्रदेश में सामूहिक धर्म परिवर्तन हो रहे थे। और क्या था दोस्तों 70 के दशक में उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सामूहिक धर्म परिवर्तन हो रहे थे, इसलिए यहाँ में ईसाई मिशनरी और हिंदू संगठनों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हुआ। तो इसलिए हुआ क्या दोस्तों 70 के दशक में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो धर्म परिवर्तन हो रहे थे, तो उससे क्या हुआ दोस्तों ईसाई मिशनरी और हिंदू संगठनों के मध्य क्या हुआ दोस्तों, संघर्ष उत्पन्न हुआ, टकराव उत्पन्न हुआ। और धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए दोस्तों उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया दोस्तों, एक विधेयक लाया। क्या किया दोस्तों, एक विधेयक लाया और इसमें कहा गया है कि धर्म परिवर्तन को 3 आधारों पर दंडनीय माना जाएगा। यदि कोई दोस्तों धर्म परिवर्तन करता है तो उसको 3 आधारों पर दंडनीय माना जाएगा। ऐसा उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ कानून बना करके लागू किया। तो इसमें पहला था दोस्तों बल प्रयोग के द्वारा यदि किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो दंडनीय माना जाएगा। दूसरा दोस्तों कपट पूर्वक किसी को धोखा दे करके अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तब भी वो दंडनीय होगा। और दोस्तों तीसरा लोभ दे करके, पैसे रुपए दे करके दोस्तों यदि किसी का धर्म परिवर्तित कराया जाता है तो ये इस तरह एक तरह से क्या होगा दोस्तों, दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, अपने जो है तो वहां एक कानून बना करके लागू किया। इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब आगे है दोस्तों स्टेनिस्लास वाद। ठीक है दोस्तों 1977 का ये वाद है दोस्तों, 1977 का वाद है। प्रोफेसर रेव स्टेनिस्लास ने उच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्यों के इस कानून को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा के यह कानून गैर संवैधानिक है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जो कानून है दोस्तों ये गैर संवैधानिक हैं, ये संविधान सम्मत नहीं है। इन समय धर्म के प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार भी सम्मिलित है। और इसमें क्या है दोस्तों, धर्म के प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार भी सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय ने स्टेनिस्लास के तर्क को अस्वीकार कर दिया
और उच्चतम न्यायालय ने क्या किया दोस्तों, जो स्टेनिस्लास ने तर्क दिया था तो उसको अस्वीकार कर दिया और मध्य प्रदेश ने में उड़ीसा सरकार की विधियों को असंवैधानिक करार दिया। और क्या किया दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में उड़ीसा सरकार की विधियां थी उसको क्या कर दिया दोस्तों, उसको संवैधानिक करार दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार सम्मिलित नहीं है। और क्या है दोस्तों, प्रचार के अधिकार में उस न्यायालय ने कहा कि प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों जो स्टेनिस्लास प्रोफेसर रेव स्टेनिस्लास थे तो उनके जो तर्क थे उसको उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया और जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार की क्या थी दोस्तों विधियां थी उनको क्या किया दोस्तों, उनको सही मान लिया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्म का अधिकार लोक व्यवस्था। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा दोस्तों कि जो धर्म का अधिकार है वो लोक व्यवस्था के अधीन है। यदि सभी समुदाय धर्म परिवर्तन का प्रयास करेंगे तो लोक व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न होगी। संपूर्ण भारत में धर्म परिवर्तन से जुड़ी विधियां नहीं है। और संपूर्ण भारत में क्या है दोस्तों, धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई विधियां नहीं है, बल्कि मात्र कुछ राज्यों में है। बल्कि क्या है दोस्तों, केवल कुछ राज्यों में धर्म परिवर्तन से जुड़ी विधियां हैं। अनुच्छेद दोस्तों 262 धार्मिक मामलों, अनुच्छेद 262 दोस्तों, अनुच्छेद 262 क्या करता है दोस्तों, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 262 दोस्तों धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में है। और एक धार्मिक अनुच्छेद 262 दोस्तों धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में बताता है दोस्तों। और एक धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार है। और एक क्या है दोस्तों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार भी उनको दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा जो है, इसके अंतर्गत धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद दोस्तों 26(2), अनुच्छेद 26(2) क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 26(2) कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। धार्मिक मामलों में क्या होगा दोस्तों, प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। और दोस्तों इसमें दो तरह की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया। एक बताया गया दोस्तों कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार होगा, नागरिकों को क्या होगा दोस्तों, अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार होगा। दूसरा दोस्तों इसमें दोस्तों इसके अंतर्गत धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना का अधिकार दिया गया। आगे दोस्तों तीसरा है चल अचल संपत्ति के प्रबंध का अधिकार। तीसरा है दोस्तों चल अचल संपत्ति के प्रबंध का अधिकार। चौथा दोस्तों इन संपत्तियों के प्रशासन का भी अधिकार है। और ये जो संपत्तियां हैं दोस्तों इनके क्या है, प्रशासन का भी अधिकार दिया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक क्या है, अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता। तो क्या है दोस्तों, धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए दोस्तों कर संदाय, यहाँ पे दोस्तों संदाय है, कर देने से स्वतंत्रता है। तो यदि क्या है दोस्तों, कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई ट्रस्ट बनाता है और उसमें क्या है दोस्तों, उस ट्रस्ट के द्वारा यदि वो कोई काम करता है तो उस पर क्या है दोस्तों, कर नहीं लगाया जाएगा। उससे क्या होगा, कर देने से स्वतंत्रता प्राप्त होगी। आगे है दोस्तों, राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा। तो राज्य के द्वारा दोस्तों किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा। यदि राज्य क्या करता है दोस्तों, किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन देना चाहता है तो उसके लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा, उसके लिए कर नहीं लगाया जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। आगे है दोस्तों अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या करता है दोस्तों, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 28 में दोस्तों कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। एक राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो एक राज्य के द्वारा दोस्तों पूर्णतः संचालित जो शिक्षण संस्थाएं हैं दोस्तों उनमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार की दोस्तों उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये याद रखेंगे।
अगला है दोस्तों दूसरा, किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। दूसरा दोस्तों, किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा दोस्तों, धार्मिक शिक्षा सशर्त दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा क्या है दोस्तों? सशर्त दी जा सकती है। वह शिक्षण संस्थाएं जो राज्य से अनुदान प्राप्त करती हैं, वह शिक्षण संस्थाएं दोस्तों जो राज्य से क्या करती हैं? अनुदान प्राप्त करती हैं, अथवा जिन्हें राज्य से मान्यता प्राप्त है, उनमें बच्चों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। उनमें क्या है दोस्तों? बच्चों की सहमति से क्या की जा सकती है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यदि बच्चा अल्पवयस्क हो तो उसके अभिभावक से सहमति ली जाएगी, और यदि क्या हो दोस्तों, जो बच्चा है वो अल्पवयस्क है तो उसका जो अभिभावक होगा दोस्तों, जो उसका पालक होगा, उससे क्या की जाएगी दोस्तों? सहमति ली जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आगे दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहते हैं दोस्तों? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 क्या करते हैं दोस्तों? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में बातचीत करते हैं, और ये बताते हैं दोस्तों कि अल्पसंख्यक शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है। और क्या है दोस्तों? अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिए गए हैं दोस्तों। और अल्पसंख्यक शब्द क्या है दोस्तों? संविधान में परिभाषित नहीं है। यदि अनुच्छेद 30 के आधार पर यद्यपि दोस्तों अनुच्छेद 30 के आधार पर संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 30 को आधार मान करके दोस्तों संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है। पहला दोस्तों भाषाई और दूसरा धार्मिक। तो भाषाई एवं धार्मिक दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का क्या है दोस्तों? वर्णन किया गया है। किसमें दोस्तों? अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 30 के आधार पर। यदि अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप से परिभाषित किया जाए तो मात्रात्मक रूप में अल्पसंख्या में रहने वाले लोग अल्पसंख्यक कहलाते हैं। यदि क्यों दोस्तों राजनीतिक रूप से यदि उसको अल्पसंख्यकों की परिभाषा दी जाए तो अल्पसंख्यक वे समुदाय हैं दोस्तों जो मात्रात्मक रूप में अल्पसंख्या में रहने वाले लोग। तो क्या है दोस्तों? जो मात्रात्मक क्या है? अल्पसंख्या में जो रहने वाले लोग हैं वो क्या है? अल्पसंख्यक कहलाएंगे, अथवा जिनकी आबादी 50% से कम है। और जिनकी आबादी क्या है दोस्तों? 50% से कम है, वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे। आगे है दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग ने भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सम्मिलित किया है। अल्पसंख्यक आयोग ने भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सम्मिलित किया है। आगे दोस्तों अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 क्या करता है दोस्तों? जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का क्या करता है? संरक्षण करता है। आगे दोस्तों अनुच्छेद 29(1) कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 29(1) क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 29(1) कहता है भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद क्या है दोस्तों? 29(1) कहता है कि भारत में क्या होगा? भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। और साथ ही साथ दोस्तों अनुच्छेद 29(2) कहता है, अनुच्छेद 29(2) क्या कहता है कि राज्य से दोस्तों अनुदान प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो राज्य से दोस्तों अनुदान प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में है। तो अनुच्छेद 30 क्या कहता है दोस्तों? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार के बारे में बताता है। आगे दोस्तों अनुच्छेद 31 भारत में सभी अल्पसंख्यकों, भाषाई एवं धार्मिक को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रबंध का अधिकार होगा। और क्या दोस्तों जो अनुच्छेद 31 है वो क्या कहता है दोस्तों कि भारत में सभी अल्पसंख्यकों, भाषाई एवं धार्मिक को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने, है ना,
एवं उनके प्रबंध का क्या होगा दोस्तों, अधिकार होगा। तो इस तरह से दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 क्या है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा से जुड़े हुए अधिकार को बताता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का आशय ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित हैं, यह दोस्तों स्थापित हों। यह संस्थाएं दो प्रकार की हो सकती हैं दोस्तों, राज्य से अनुदान प्राप्त करने वाली एवं अनुदान प्राप्त न करने वाली संस्थाएं। स्थापना एवं प्रबंध दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के अनुसार स्थापना और प्रबंध के अधिकार में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार सम्मिलित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अपने समुदाय के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अलग प्रक्रिया अपना सकती है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया का निर्धारण करना होगा। तो जो बहुसंख्यक है दोस्तों समुदाय, उसके विद्यार्थियों के लिए प्रवेश के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया का क्या करना होगा, निर्धारण करना होगा। और दोस्तों आगे देख लेते हैं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या का 50% भाग अल्पसंख्यक समुदाय से लेना होगा। और क्या दोस्तों, यदि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है तो उसके जो कुल टोटल विद्यार्थी हैं दोस्तों, उसकी कुल संख्या का 50% भाग बहुसंख्यक समुदाय से लेना होगा। तो 50% अल्पसंख्यक और 50% क्या होंगे दोस्तों, उस भाग उसमें बहुसंख्यक समुदाय से लेना होगा। मोहिनी जैनवाद में दोस्तों, मोहिनी जैनवाद, इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध के अधिकार में शुल्क निर्धारण का अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो स्थापना और प्रबंध के अधिकार में दोस्तों शुल्क निर्धारण का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ये किस बाद में कहा गया, तो मोहिनी जैन बाद में दोस्तों बताया गया कि स्थापना और प्रबंध के अधिकार में शुल्क निर्धारण का अधिकार सम्मिलित नहीं है और अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए शुल्क का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाएगा। और क्या है दोस्तों, अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए जो शुल्क का निर्धारण है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। PMAY फाउंडेशन वाद, PMAY फाउंडेशन वाद दोस्तों, यदि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था सरकार से अनुदान प्राप्त करती है तो शैक्षणिक संस्था की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो PMAY फाउंडेशन बाद, यदि दोस्तों कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था सरकार से अनुदान प्राप्त करती है तो शैक्षणिक संस्था की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आप देख लेते हैं दोस्तों शुल्क एवं प्रबंध के अधिकार में क्या सम्मिलित है। तो शुल्क एवं प्रबंध के अधिकार में क्या सम्मिलित है, तो एक न्यायालय ने कहा, पहला दोस्तों न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं को शुल्क निर्धारण का अधिकार है, लेकिन शैक्षणिक संस्थाएं व्यावसायिक संस्थाएं नहीं हैं, इसलिए शैक्षणिक संस्था के द्वारा कैपिटल या कैपिटेशन शुल्क या डोनेशन नहीं लिया जा सकेगा। तो कैपिटेशन शुल्क दोस्तों डोनेशन नहीं लिया जा सकेगा। न्यायपालिका के अनुसार दोस्तों शैक्षणिक संस्था के द्वारा यह तय किया जाएगा कि प्रवेश में कितना प्रतिशत भाग अन्य समुदाय को दिया जाए, यह संस्था के स्थान एवं प्रकृति पर निर्भर है। आगे दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदाय की संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। आगे दोस्तों न्यायपालिका की पीठ का क्या निर्णय था, तो न्यायपालिका ने दोस्तों क्या कहा, तो 11 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय लिया कि निम्नलिखित मामलों पर सरकार के निर्देशों को शैक्षणिक अल्पसंख्यक संस्थाओं को मानना होगा। क्या है दोस्तों, 11 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय लिया कि निम्नलिखित मामलों पर सरकार के निर्देशों को शैक्षणिक अल्पसंख्यक संस्थाओं को मानना होगा। एक अकादमिक सत्र का निर्धारण, जुलाई से सत्र प्रारंभ उदाहरण के रूप में, और दूसरा दोस्तों अकादमिक अर्हता का निर्धारण, उदाहरण 60% इक्वल टू फर्स्ट डिवीजन। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए 60% बराबर है दोस्तों प्रथम श्रेणी के। तीसरा दोस्तों शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण, और दोस्तों शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण होना चाहिए। तो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मानना होगा दोस्तों, क्या निर्देश, सरकार के निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों को मानना होगा, चाहे वो अल्पसंख्यक संस्थाएं ही क्यों न हो। एक अकादमिक सत्र का निर्धारण, जैसे दोस्तों जुलाई से सत्र जो प्रारंभ होता है तो इस तरह से उनको सत्र का निर्धारण करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों अर्हता का निर्धारण करना होगा कि 60% जो पाएगा बच्चा उसको फर्स्ट श्रेणी दिया जाएगा। तीसरा दोस्तों शिक्षकों की योग्यता का भी निर्धारण करना होगा, शिक्षक
है ना, पर्याप्त योग्य होने चाहिए, उनके योग्यता के मानदंड ठीक होने चाहिए। आगे दोस्तों अनुच्छेद 32 क्या है दोस्तों, किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान, अनुच्छेद 32 दोस्तों किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रशासित है। तो क्या है दोस्तों, इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संस्था क्या है, अल्पसंख्यक। यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 30(2) है, याद रखेंगे, यहाँ मिस प्रिंट हुई है। अनुच्छेद 30(2) में बता दिया गया है दोस्तों कि किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रशासित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा गया दोस्तों। अनुच्छेद 30(1)(a) में दोस्तों यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तो उस संस्था को बाजार दर पर मुआवजा देना होगा। तो यदि क्या है दोस्तों, किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार कर ले तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाजार दर पर मुआवजा देना पड़ेगा, याद रखेंगे। आगे दोस्तों अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, ये क्या हो गया दोस्तों, अब समाप्त हो गया है, निरसित हो गया है। तो राज्य के, अब इसमें दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं संपत्ति के अधिकार में किस प्रकार का टकराव हुआ और फिर फाइनली कैसे इसको क्या किया गया दोस्तों, इस संपत्ति के अधिकार को निरसित किया गया, समाप्त किया गया और यहाँ से हटा करके दोस्तों उसको विधिक अधिकार बनाया गया। तो अनुच्छेद 39(b), अनुच्छेद क्या है दोस्तों 39(b) एवं (c) में यह उल्लेख है कि राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिससे संपत्ति का केंद्रीयकरण कुछ हाथों में ना हो। तो राज्य क्या करेगा दोस्तों, इस तरह की नीतियों का निर्माण करेगा जिससे संपत्ति का केंद्रीयकरण कुछ हाथों में ना हो और सभी के हाथ में क्या हो दोस्तों, सभी के हाथ में अवसर और प्रस्तुति की समानता हो, अवसर और प्रस्तुति की क्या हो दोस्तों, समानता हो। इसलिए संपत्ति का सीमांकन आवश्यक था। इसलिए दोस्तों जो संपत्ति थी उसका सीमांकन होना आवश्यक था और सरकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जमींदारी उन्मूलन आवश्यक था। और सरकार के क्या है दोस्तों, जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं जैसे उद्योगों आदि की जो स्थापना है उसके लिए जो जमींदारी उन्मूलन था दोस्तों वो आवश्यक हो गया था। संपत्ति के अधिकार का सीमित किया जाना दोस्तों, पहला संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों, पहले संविधान संशोधन से दोस्तों अनुच्छेद 31(a) और 31(b) भी जोड़ा गया और दोस्तों अनुच्छेद 31(1) के तहत 5 प्रकार की, अनुच्छेद 31(1) के तहत दोस्तों 5 प्रकार की संपत्तियों को संपत्ति के अधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अनुच्छेद 31 के तहत नवी अनुसूची का निर्माण किया गया एवं भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 31 के तहत ही एक नवी अनुसूची बनाई गई और उस अनुसूची में दोस्तों क्या किया गया, उस अनुसूची में भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को शामिल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों नवी अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया और जो नवी अनुसूची में शामिल विषय थे दोस्तों उनको क्या किया गया, उनको जो है तो न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। इस प्रकार 31वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। बेला बनर्जी बाद में दोस्तों इस बाद में दोस्तों बेला बनर्जी की कंपनी का सरकार ने विलय किया पर उचित मुआवजा नहीं दिया। इस पर बेला बनर्जी ने न्यायालय में अपील की। तो बेला बनर्जी की एक कंपनी थी दोस्तों, सरकार ने उसका क्या कर लिया, विलय कर लिया, राष्ट्रीयकरण कर लिया पर उचित मुआवजा नहीं दिया। इस पर बेला बनर्जी ने क्या किया दोस्तों, न्यायालय में अपील की। सरकार ने पुनः कदम उठाया। जब न्यायालय में अपील की तो सरकार ने फिर से कदम उठाया और 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा मुआवजा शब्दों को क्या कर दिया, अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया। मुआवजा शब्द को ही क्या किया दोस्तों, अनुच्छेद 31 से हटा दिया और उसके तहत क्या कर दिया दोस्तों, कंपनसेशन शब्द को रख दिया। तो आगे दोस्तों अनुच्छेद निदेशक तत्व के अनुच्छेद 29(b), निदेशक तत्व के अनुच्छेद
39 बी एवं सी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। तो क्या है दोस्तों, मूल अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों को सरकार ने क्या कह दिया कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। इसके माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। तो इस जो है संशोधन के द्वारा दोस्तों 24वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, नीति निर्देशक तत्वों की मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। और दोस्तों 25वें संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को हटा दिया गया और 25वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों प्रीवी पर्स को भी हटा दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 1978 द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों अब वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान समय में स्थिति दोस्तों संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों, एक वैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 300 जिसका अभिप्राय है कि अब संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के विरोध में कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। अभी भी संपत्ति के मूल अधिकार का अवशेष संविधान में बाकी है। यदि सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जाए तो हदबंदी सीमा के अंतर्गत हो तो सरकार के द्वारा इसका पूर्ण मुआवजा देना होगा। यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं की भूमि का अधिग्रहण करे तो सरकार को बाजार दर पर मुआवजा देना होगा। ऐसा अनुच्छेद 300 ए में लिखा है। ठीक है दोस्तों, 300 ए में लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा 301 हो गया है दोस्तों, तो 300 ए में लिखा है। 300 क्या है दोस्तों 300 और उसके क्या है दोस्तों कैपिटल ए में लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से याद रखेंगे। आगे दोस्तों अनुच्छेद 32 क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 है। और संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिट दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छालेख और प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 5 रिटें हो गई दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छालेख, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण। अनुच्छेद 32 क्या है दोस्तों, केवल मूल अधिकार ही नहीं है बल्कि मूल अधिकारों का क्रियान्वयन का माध्यम भी है। तो अनुच्छेद 32 क्या है दोस्तों, मूल अधिकार ही नहीं है बल्कि मूल अधिकारों का क्रियान्वयन का माध्यम भी है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आगे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा माना है। अनुच्छेद 32 दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा माना है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को क्या माना है दोस्तों, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिटें, तो पहली है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है दोस्तों अपना शरीर प्राप्त करना, सशरीर क्या करना दोस्तों, बंदी को सशरीर उपस्थित करना। यह सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। और जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है दोस्तों, ये सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। उनके विरुद्ध नहीं जिन्हें न्यायालय दंडित कर चुका है, उनके विरुद्ध नहीं दोस्तों जिनको न्यायालय दंडित कर चुका है, और उनके विरुद्ध भी नहीं जो निवारक नजरबंदी में बंद है, और उनके विरुद्ध भी नहीं दोस्तों जो निवारक नजरबंदी में बंद है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रस जुडिकेटा का क्या है दोस्तों, सिद्धांत लागू नहीं होता। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए दोस्तों रस जुडिकेटा, यहाँ पे दोस्तों इंडिकेटा हो गया है, रस जुडिकेटा क्या है दोस्तों, रस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है जिस पर पहले ही निर्णय हो चुका हो। तो जिस पर पहले निर्णय हो चुका है वहां पर क्या होगा दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत लागू नहीं होगा। और जिस मामले पर न्यायपालिका ने अपना निर्णय दे दिया हो तो उस मामले पर पुनः उसी आधार पर न्यायपालिका के समक्ष नहीं लाया जाएगा। तो यदि किसी मामले पर न्यायपालिका ने अपना निर्णय दे दिया है तो उस मामले पर पुनः उसी आधार पर उसे न्यायपालिका के सामने नहीं लाया जा सकेगा। आगे दोस्तों अगली रीत है हमारी परमादेश आदेश। ठीक है दोस्तों, आदेश देना, परमादेश का मतलब है दोस्तों आदेश देना, हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब होता है दोस्तों आदेश देना, और हम आदेश देते हैं।
उच्चतर अधिकारी द्वारा निर्मित उच्चतर अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को आदेश दिया जाना। यह रिट दोस्तों उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, क्योंकि उससे सामाजिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है दोस्तों, सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, क्योंकि उससे सामाजिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। यह रिटेल निजी कंपनियां एवं निजी पदों पर बैठे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं है। तो ये रिट क्या है दोस्तों? ये रिट निजी कंपनियों एवं निजी पदों पर बैठे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध भी यह रिटें जारी नहीं की जा सकती, और जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं दोस्तों, उनके विरुद्ध भी ये रिट जारी नहीं हो सकेगी। अधिकार परीक्षा दोस्तों क्यो वारंटो याद रखेंगे, तीसरी रिट है अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो। इसका अर्थ है दोस्तों किस आधार से। होता क्या है दोस्तों कि यदि कोई सार्वजनिक क्या है पद है और उस पर कोई व्यक्ति क्या है दोस्तों आसीन हो गया है और उसकी जो नियुक्ति है दोस्तों वो अवैध है, गलत है, तो गलत तरीके से वो उस पद पर बैठा है, तो न्यायालय क्या करता है दोस्तों, उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से जो है तो इस पर बैठे हैं। तो इस तरह से न्यायालय पूछ सकता है दोस्तों कि किस अथॉरिटी से आप इस पद पर बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह रिट क्या है किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। और इस प्रकार की रिट क्या है दोस्तों, यदि कि कोई निजी पद पर अपने बैठा है, जैसे किसी की कंपनी है और वो उसका क्या है डायरेक्टर है, तो उस पर क्या है दोस्तों ये विधि लागू नहीं होगी। आगे दोस्तों उत्प्रेषण प्रोहिबिशन या मना कर देना दोस्तों। तो उत्प्रेषण का मतलब है दोस्तों मना कर देना। उच्चतम न्यायालय में चली न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका को निचली ठीक है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों निचली न्यायपालिका को किसी मामले को सुनवाई से मना कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है दोस्तों, कोई यदि निचली अदालत है, निचली न्यायालय है, तो उसको कोई मामला सुनने से क्या कर सकता है, मना कर सकता है कि आप ये मामला नहीं सुनेंगे। पूर्ववर्ती चरण में जब मामला क्या है निचली अदालत में लंबित हो तो प्रतिषेध हमेशा पूर्ववर्ती चरण में दिया जाता है। तो यदि कोई मामला क्या है दोस्तों निचली अदालत में लंबित है, तो जो प्रतिषेध होगा दोस्तों, जो उत्प्रेषण होगा, ठीक है दोस्तों, जो प्रतिषेध होगा दोस्तों, तो प्रतिषेध क्या है दोस्तों, प्रतिषेध हमेशा पूर्ववर्ती चरण में दिया जाएगा। और निर्धारित प्रक्रिया दोस्तों लोकस स्टैंडी उच्चतम न्यायालय की परंपरागत प्रक्रिया थी, जिसे वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो लोकस स्टैंडी क्या है दोस्तों, वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, जो पूर्ववर्ती चरण में दी जाएगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय वही व्यक्ति जाएगा जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो उच्चतम न्यायालय कौन जा सकता है, जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। इसकी कमी यह थी कि इस समय प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी, न्याय नहीं। इसमें क्या था दोस्तों, प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी, न्याय महत्वपूर्ण नहीं था। तो उच्च न्यायालय के द्वारा 1980-90 के दशक में दोस्तों वादी प्रतिवादी प्रक्रिया में बदलाव लाया। वादी प्रतिवादी जो प्रक्रिया थी दोस्तों उसमें बदलाव किया, और समूह के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई तीसरा व्यक्ति भी क्या कर सकता है दोस्तों, न्यायपालिका के समक्ष जा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों के लिए परिवर्तित प्रक्रिया के तहत जनहित याचिका का प्रारंभ किया गया, और समाचार पत्र की खबर के आधार पर भी क्या है दोस्तों, न्यायपालिका स्वतंत्र संज्ञान के आधार पर कार्रवाई, सुओ मोटो के आधार पर दोस्तों कार्रवाई कर सकती है। और इससे दोस्तों न्यायपालिका के सुने जाने के अधिकार का विस्तार माना गया है। इसे क्या माना गया है दोस्तों, न्यायपालिका के सुने जाने के अधिकार का विस्तार माना गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये सुओ मोटो हो गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, न्यायपालिका ने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए केवल प्रक्रिया में ही परिवर्तन नहीं किया, बल्कि मूल अधिकारों को भी विस्तृत व्याख्या की। जनहित याचिका ऐसी याचिका है दोस्तों जो आज का जो क्या है दोस्तों विवादों के समाधान के लिए नहीं, बल्कि क्या है दोस्तों एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के विवादों के समाधान के लिए नहीं, बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए दी जाए। आगे है दोस्तों अनुच्छेद 33, 33 एवं 34। तो अनुच्छेद 33 कहता है दोस्तों सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों का प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो जो क्या है दोस्तों सैन्य बल या अर्धसैनिक बलों में कोई क्या है कार्यरत लोग हैं, तो उनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, उनके मूल अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।
अनुच्छेद दोस्तों 33 के अंतर्गत मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। संसद क्या करेगी दोस्तों? विधि का निर्माण करेगी। संसद क्या करेगी? तो संसद के द्वारा क्या किया जाएगा दोस्तों? संसद के द्वारा विधि निर्माण किया जाएगा। संसद क्या करेगी दोस्तों? विधि का निर्माण करेगी। विधानसभा द्वारा विधि का निर्माण नहीं किया जा सकेगा, याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 33 दोस्तों सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों के प्रतिबंधन की बात करता है। और अनुच्छेद 33 के अंतर्गत दोस्तों मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद के द्वारा विधि निर्माण की बात कही गई है। इसमें राज्य विधानसभाएं है ना विधि निर्माण नहीं कर सकेंगी। अनुच्छेद क्या है दोस्तों? 34। अनुच्छेद 348 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 34 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 34 कहता है दोस्तों कि यदि क्या है, किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम मार्शल लॉ लागू है, यदि किसी क्षेत्र में क्या है दोस्तों सैन्य अधिनियम मार्शल लॉ लागू है, तो उस क्षेत्र के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो उस क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों? मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों अफस्पा, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो अफस्पा है दोस्तों 1958 का आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको क्या किया जा सकता है दोस्तों? समाप्त किया जा सकता है। आगे दोस्तों इस कानून के तहत सैन्य बलों को विशेष अधिकार मिल जाते हैं। और ये जो कानून है दोस्तों, इसके तहत जो सैन्य बल हैं उनको विशेष अधिकार मिल जाते हैं और लोगों की तलाशी आवागमन पर रोक लगाई जा सकती है। और क्या है दोस्तों, जो लोग हैं उनकी तलाशी आवागमन पर रोक लगाई जा सकती है। मानवाधिकार कार्यकर्ता इसका प्रबल विरोध कर रहे हैं। और जो मानवाधिकार क्या है दोस्तों कार्यकर्ता हैं वो इसका प्रबल विरोध कर रहे हैं। ऐसे कानूनों का प्रयोग आपराधिक रूप में होना चाहिए। और ऐसे जो कानून है दोस्तों उनका प्रयोग आपराधिक रूप में होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मानवाधिकारों का हनन शून्य हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए दोस्तों कि जो मानवाधिकारों का हनन है वो क्या है, शून्य हो, न्यूनतम हो। आगे दोस्तों कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव, जैसे दोस्तों अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 35 क्या करता है दोस्तों? केवल संसद को कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं प्राप्त है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है दोस्तों कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड व उनके प्रकार में एकरूपता है। इस दिशा में अनुच्छेद 35 निम्नलिखित व्यवस्था करता है। तो अनुच्छेद 35 क्या करता है दोस्तों? निम्न व्यवस्थाएं करता है। पहली है दोस्तों, संसद क्या करेगी? संसद के पास, विधानमंडल के पास नहीं, निम्नलिखित मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा। केवल संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होगा दोस्तों, विधानमंडल के पास नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों अधिकार? तो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय अन्य अधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हो तो निवास की व्यवस्था कर सकेगी संसद। अनुच्छेद 16 के बारे में व्यवस्था कर सकेगी दोस्तों। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना अनुच्छेद 32 हो जाएगा दोस्तों। 32 के तहत बना सकती है नियम। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आज के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध दोस्तों लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 33 के तहत किसी का क्या है दोस्तों, सरकारी कर्मचारी या अन्य किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना अनुच्छेद 34 संसद के पास दोस्तों, राज्य विधानमंडल के पास नहीं, मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। इसमें क्या है दोस्तों, निम्नलिखित शामिल हैं अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 एवं मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त दोस्तों संसद संविधान के लागू होने के बाद उपर्युक्त कार्यों के विरुद्ध दंड के लिए कानून बनाती है। संसद क्या है दोस्तों, संविधान के लागू होने के बाद उपर्युक्त कार्यों के विरुद्ध दंड के लिए कानून बनाती है। इस तरह इसे संसद के लिए अनिवार्य माना जाता है कि वह ऐसे कानून बनाए। उपर्युक्त वर्णित मामलों में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसे परिवर्तित, निर्मित या संशोधित नहीं किया जाता। अनुच्छेद क्या है दोस्तों, 35 संसद में
संसद के उपयुक्त विषयों पर कानून का प्रावधान सुनिश्चित करता है। ठीक है दोस्तों, यद्यपि इसमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं, अर्थात राज्य सूची में भी होते हैं, फिर भी दोस्तों केवल क्या है, संसद ही क्या करती है, कानून निर्माण करती है। मूल अधिकारों के संबंध में मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए जो विधि बनाएगी दोस्तों, वो अनुच्छेद 35 के तहत संसद बनाएगी, याद रखेंगे। आगे दोस्तों, संविधान के आधारभूत ढांचे में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न मामलों में संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल तत्वों को स्पष्ट किया है। इन तत्वों की सूची पूर्ण अथवा अंतिम ना होकर सिर्फ उदाहरण स्वरूप है, और इन तत्वों की जो सूची है दोस्तों, वो पूरी ना होकर के, सूची पूर्ण अथवा अंतिम ना होकर सिर्फ उदाहरण स्वरूप है। न्यायालय समय समय पर कुछ तत्वों को इस सूची में शामिल करता रहा है, और न्यायालय क्या है दोस्तों, समय समय पर कुछ तत्वों को इस सूची में शामिल करता रहा है और आगे भी कर सकता है, और क्या है दोस्तों, आगे भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक निम्नलिखित तत्वों को संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल किया है। संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतांत्रिक प्रणाली, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतांत्रिक प्रणाली दोस्तों, और संविधान का संघात्मक ढांचा, और क्या है दोस्तों, संविधान का संघात्मक ढांचा, राज्य व्यवस्था का गणतंत्रात्मक ढांचा, संसदीय प्रणाली की सरकार, देश की संप्रभुता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति, ये सभी क्या है दोस्तों, मौलिक ढांचे का अंग है। मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन, सामाजिक व आर्थिक न्याय का उद्देश्य, ठीक है दोस्तों, और राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप, साथ ही साथ दोस्तों धर्मनिरपेक्षता क्या है दोस्तों, जो है मूल अधिकार से संबंधित जो बेसिक क्या है दोस्तों स्ट्रक्चर है, आधारभूत जो संरचना है, उसमें ये शामिल तत्व हैं। मंदिरों में प्रवेश दोस्तों महिलाओं का मौलिक अधिकार है। 1 अप्रैल 2016 को बंबई उच्च न्यायालय ने किसी पूजा स्थल या मंदिर प्रवेश करने के लैंगिक विभाजन पर रोक लगाई है दोस्तों। शनि सिंगणापुर मंदिर में महिला द्वारा प्रवेश करने को लेकर हुए विवाद में 1 अप्रैल 2016 को न्यायालय ने महिलाओं के प्रवेश को वैध ठहराया तथा कहा कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पुरुष जा सकते हो तथा महिलाएं नहीं जा सकती हो। और देश में दोस्तों पहली बार नदी को संवैधानिक दर्जा मिला। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दोस्तों गंगा व यमुना को विधिक व्यक्ति लीगल पर्सन की तरह अधिकार प्रदान किया है, अर्थात इन नदियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। अब इन दोनों नदियों को क्षति पहुंचाना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसा माना जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, इससे पहले दोस्तों न्यूजीलैंड में वहाँ की एक नदी थी दोस्तों, उसको वहांग नुई नदी कहा जाता था दोस्तों। वहांग नुई नदी न्यूजीलैंड की है, वहांग नुई नदी, ठीक है दोस्तों। वहांग नुई नदी क्या है दोस्तों, इसको जीवित मानव के समान अधिकार न्यूजीलैंड में दिए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों मूल अधिकारों का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये वीडियो सीरीज रिवीजन पर्पज से चलाई जा रही है। 1-2 बार यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जो है तो इस सीरीज का लाभ मिलेगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है दोस्तों, तो आप लोग रेफरेंस बुक से ज़रूर जो है तो पढ़ें, क्योंकि खुद से पढ़ना और दूसरों के द्वारा बताना दोनों में अंतर है दोस्तों। तो इसलिए स्वयं करके सीखने से अच्छा, स्वयं से बड़ा कोई गुरु नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए आप लोग खुद भी जो है तो एफर्ट लगाएं और सभी जो है तो अनुच्छेदों को समझने की कोशिश करें। तो मूल अधिकार से संबंधित ये टॉपिक दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।